बीच में बात कर रहा था कि वो 3000 वहाँ पे सीरियाई लड़ाके जो हैं वो वहाँ पे भेजेगा कश्मीर के अंदर। वो तो बड़े देर से अपने आप को खलीफा दिखाना चाहता है पूरी दुनिया में, और वो ईरान से चिढ़ता भी है क्योंकि ईरान एक मतलब सेंटर ऑफ पावर और इंस्पिरेशन इमर्ज हो रहा है अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि निश्चय ही ईरान रिटेलिएट करेगा। क्या फॉर्म ये रिटेलिएशन लेती है उस पर डिपेंड करता है क्या ये एस्केलेटरी स्पाइरल आगे बढ़ेगा या नहीं। मैं वेस्टर्न साहब से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि ये जानबूझकर एक प्रोवोक किया गया था ईरान को। ईरान इसमें आ गया है। लेकिन मैं एक चीज़ कह दूँ, ईरान के पास भी 3000 बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स का जखीरा है। अगर अमेरिका और इजराइल मिल के हमला करते हैं, ईरान की हार तो निश्चित है। लेकिन इसके चलते वो बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वो ऑयल फील्ड्स को स्ट्राइक कर सकता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। ऑयल की प्राइस आज के दिन $90 बैरल पहुंच गई है और वो आसमान पे चढ़ जाएगी। अमेरिका में इलेक्शन होने वाली है। क्या बाइडेन साहब अपनी ऑयल की प्राइसेस को चढ़ते देखना चाहेंगे? क्या दुनिया भर में इकोनॉमिक रिकवरी जो हो रही है उसको दुनिया रिस्क करना चाहेगी एक फुल स्केल वॉर से मिडिल ईस्ट में? और चीन क्या करेगा? देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलस में, अमेरिका के कैलकुलस में भी और बाकी देशों के कैलकुलस में भी, कि अगर अमेरिका समझता है कि चीन इसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि ईरान के आने से युद्ध में उसको भी काफ़ी अपना एयर पावर, नेवल पावर लगानी पड़ेगी, डाइवर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द पिवट टू चाइना की साइड से। और उसको अगर लगता है कि चीन इंटरवीन करेगा तो वो काफ़ी दबाव डालेगा इजराइल पे कि ज़्यादा ना बढ़ाए, ख़त्म करने की कोशिश करे। लेकिन अगर उसको लगता है कि चीन चिकन आउट हो गया है, कि चीन जो है अब वो फिलीपींस में क्योंकि अमेरिकन बेस बन गए हैं, जापान के आइलैंड्स बिल्कुल ताइवान तक वो ले आए हैं अपने बेसिस, तो अगर चीन चिकन आउट करे, उसको लगता है चीन नहीं इन्वॉल्व होगा, तो शायद फिर वो इजराइल को उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे स्ट्राइक करने दे। लेकिन उससे एस्केलेशन होगी ही होगी। दूसरा सवालिया निशान ये है, मैं सिर्फ खत्म कर रहा हूं, दूसरा सवालिया निशान ये है कि चीन और रूस क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे देखेंगे या नहीं, और इसका जो वर्ल्ड वाइड असर है वो देखने को मिलता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। G7 की आपातकालीन, ये बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में यहाँ पर संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बैठक बुला ली है। G7 के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इससे जुड़ेंगे। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 की ये बैठक बुलाई है, और ये बड़ी बात है कि G7 की बैठक बुला ली गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या कुछ होता है ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। मेजर जनरल संजय वेस्टर्न की एक तरफ जो अस्तित्व की लड़ाई है, सर्वाइवल की जो लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई बार बार हो रही है। पहले हमास के साथ होती है, उसके बाद अब ईरान के साथ हो रही है। इस सर्वाइवल की लड़ाई में सर्वाइव भी कर पाएगा इजराइल या नहीं कर पाएगा? और दूसरी तरफ G7 की ये बैठक जो बुलाई गई है, क्या कुछ इसमें खास हो सकता है? और देखिए, G7 की जहाँ तक बैठक है, इसमें खास यही हो सकता है कि एक जो वेस्ट का व्यू है वो साफ आ जाएगा। और देखिए, उनका व्यू बहुत ही क्लियर है। व्यू ये है कि वो उनको सपोर्ट करेंगे इजराइल को, कोई शक ही नहीं है। अब सवाल उठता है आक्रामक या डिफेंसिव। मेरे को लगता है जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है कि हम आक्रामक तो इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, लेकिन डिफेंसिव वो कार्रवाई करेंगे, और जो उन्होंने अभी तक किया है। और जहाँ तक अभी सर्वाइवल का सवाल है, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? मेरे को लगता है, देखिए, इजराइल एक वो देश है जो कई बरसों से सर्वाइव कर पाया है दुश्मनों से, जबकि उसका घिराव हो रखा है तो भी वो सर्वाइव किया है। क्या चीज़ उसको सर्वाइव कर रहा है? एक तो वहाँ की जो रिजॉल्व है उस देश की, उस देश के अंदर काफ़ी खूबियाँ हैं, और ख़ासकर जो उसको जो सपोर्ट मिलता है अमेरिका से, तो आयरन क्लैड सपोर्ट है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल ही बोला है, और जो वेस्टर्न से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उनकी सिचुएशन अच्छी है। और मिडल ईस्ट में भी कई देश हैं जो आज ईरान के खिलाफ हैं। सऊदी अरेबिया है, UAE है, बहरीन है, कई देश हैं जो अलाइन नहीं है उनकी तरफ। तो हो सकता है कि ये सर्वाइवल जो आपने सवाल उठाया अच्छा है। मेरे को लगता है वो सर्वाइव कर पाएंगे, और वो रिटेलिएट अगर करते भी हैं, पक्का करेंगे,
यानी हाँ। पहले की कंपैरिजन में जो सिचुएशंस जो है वो बदली हैं, जिसका जिक्र भी आप ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर जो स्टैंड है सारे अरब देशों का, उसमें भी चेंजेस यहां पर आए हैं। सऊदी अरब का भी आपने यहां पर जिक्र जो है वो कर दिया। मेजर जनरल AK सिवाच, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं इसमें, लेकिन एक थोड़ा सा पॉइंट जो ये अमेरिका के स्टैंड का है, जो हमने इससे पहले जब लेबनान के साथ हुआ या फिर गाजा के साथ जो सिचुएशंस थी, उस स्टैंड में और अब के स्टैंड में जो है डिफरेंस आया। और जैसा मेजर जनरल GD बख्शी ने भी जिक्र किया कि क्या खुद बाइडेन तैयार हैं उन सिचुएशंस के लिए जो क्रिटिकल हो जाएंगी ईरान के साथ जब ये युद्ध और ज्यादा बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, देखो एक चीज समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं अभी इजराइल प्रेशर में था। इजराइल का जो सिंपैथी थी वो पूरे वर्ल्ड में कम होती जा रही थी, क्योंकि 33,000 के करीब पैलेस्टाइन मारे गए। और कांग्रेस में ये बात आ रही थी कि जो इजराइल को आप वेपन दे रहे हैं उसका इस्तेमाल निहत्थे लोगों पे हो रहा है। मगर जब से ये इजराइल ईरान की लड़ाई अब फैली है तो वो जो प्रेशर वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब चाहेंगे कि ईरान को अगर अकेले सरवाइव करना है मिडिल ईस्ट में तो उसको वेपन चाहिए, उसको इक्विपमेंट चाहिए। तो ये एक बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। मगर ये सच्चाई बात है कि नेतन्याहू को एक ब्रीदर मिल गया। नेतन्याहू नहीं चाहते इलेक्शन हो, वो उनकी पॉपुलैरिटी का जो स्केल था वो डाउन था। अगर इलेक्शन होते तो उनके हारने की चांसेस बहुत थे। और अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ईरान जैसे इन्वॉल्व हो गया तो कहीं ना कहीं वरदान मिल गया है एक प्रकार से नेतन्याहू को, और नेतन्याहू इसका फायदा उठाएंगे। और अब वो जो वार करेंगे ईरान पे, अब ईरान इसको पलटवार करेगा तो फिर ये लड़ाई फैलेगी। और ये सच्चाई है कि अब अनसर्टेनिटी का माहौल आएगा। इसको अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिका ये चाहता है कि कहीं ना कहीं इसको स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो। उसका इंटरेस्ट ज्यादा साउथ चाइना सी में है, वहां से फोकस हटेगा। रूस यूक्रेन की लड़ाई से फोकस हटेगा और यहाँ पर आपका ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर ऑयल है, गैस है। अगर यहाँ लड़ाई बढ़ती है तो ये पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा जाएगी, ऑयल के रेट बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता अमेरिका भी ये चाहता है। रुख है चीन का। चीन को एक लग रहा था कि ये जैसे भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात हो रही थी, वो अभी थोड़ा खटास में पड़ जाएगा, क्योंकि वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के एक प्रकार चैलेंज कर रहा था। वो चीन का क्या रुख होगा इस जो लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान की, उससे भी काफी कुछ डिसाइड होगा। मगर यह सच्चाई है इजराइल के पास और कोई चॉइस नहीं, उसको एक पलटवार करना ही करना है। कहां, कब और कितना बड़ा करेगा ये डिपेंड करेगा कि ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होगा या ये बात अब खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। जनरल से वापस लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जिन G7 देशों का जिक्र कर रहे थे उन्हीं G7 देशों के मेंबर्स में से वहां के प्राइम मिनिस्टर का, यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत खतरनाक खेल खेला है। ऋषि सुनक ये कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत खतरनाक खेल खेला है, ईरान ने बिना वजह तनाव को बढ़ाया है। सुनक ये बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनरल बख्शी, हमने तुर्की की बात की, तुर्की कह रहा है कि तनाव मत बढ़ाएं, और ऋषि सुनक कह रहे हैं कि जानबूझकर तनाव बढ़ाया गया है। मतलब क्लैश दोनों तरफ से है, सिचुएशन दोनों तरफ से खराब होने वाली है क्या? देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये चीज एस्केलेट हो। हमारे हित में नहीं है। भारत को सर्वप्रथम अपने नेशनल इंटरेस्ट का सोचना है। क्या हम चाहते हैं कि जो है ऑयल की प्राइसेस बढ़े? हमारी इकोनॉमी पे बुरा इंपैक्ट होगा। हम इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। और आप देखेंगे कल परसों प्राइसें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हमारी अच्छी स्टॉक मार्केट जो जा रही थी उस पर बुरा असर पड़ेगा। कोई देश नहीं चाहता कि यह एस्केलेट हो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल साफ कहा है कि एस्केलेट करिए। जनरल GD बख्शी, मैं माफी के साथ आपको यहां पर रोक रहा हूं, लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं कि दुनिया में कोई नहीं चाहेगा, कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर जो चाहते हैं कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के लिए के तौर पर जो है ये तमाम चीजें इसी तरीके से एक्सेलरेट जो है वो होती रहें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, अपने व्यूज हमारे साथ यहां पर साझा करने के लिए। लेकिन ये महायुद्ध का खतरा जो है वो मिडिल ईस्ट में लगातार मंडरा रहा है।